नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को कंटिन्यू करते हैं, जिसका कि आज पार्ट 8 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए सारे सवाल का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे सिर्फ आप लोग इंग्लिश में टाइप कीजिएगा POINT पॉइंट, और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ हम अपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं और PDF भी डाल देते हैं। उसके बाद अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ठीक, तो यानी द्रव्यमान इसमें क्या दिया हुआ है? 15 केजी, ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh पे बिठा दीजिए इसको, तो 15 गुना 10 गुना 10 यानी कि 1500 जूल हो जाएगा आपका। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो देखिए, प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, इसको घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, घनत्व हो जाएगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा तो वस्तु के भार के बराबर होगा। यानी जितना वस्तु के भार होता है उतना ही उत्क्षेप बल यानी उत्प्लावन बल, उसी को इंग्लिश में वाइन्स फोर्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि कितना द्रव्यमान हटाया और कितना आयतन घेर रहा है, उसी के अनुसार अगर यदि घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वह वस्तु उस पानी में नहीं डूबेगी। यानी कि पानी का घनत्व अगर यदि ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, इसमें है कि जहाज पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि हटाए गए पानी का द्रव्यमान उसके पेंदी के आयतन से अधिक होता है, जिस कारण उस पानी का घनत्व बढ़ जाता है और वह वस्तु नहीं डूबती है। जैसे देखिए कि द्रव्यमान पानी, अगर यदि ये जहाज पानी हटाया, ठीक, इसका पानी का कुछ द्रव्यमान होगा और इसका जहाज का देखिएगा पेंदी जो होता है, मतलब थोड़ा छोटा बनाया जाता है ऊपर के मुताबिक, ऊपर फैला हुआ रहता है और पेंदी छोटा हुआ रहता है, क्योंकि उसके आयतन को क्या करना होता है? कम करना होता है। तो वही द्रव्यमान में आयतन से कम से भाग देंगे, ज़्यादा घनत्व आएगा। तो ज़्यादा घनत्व आएगा तो किसी भी चीज़ का अगर यदि घनत्व ज़्यादा होता है तो उस पर वस्तु नहीं डूबती है। ठीक, वस्तु के घनत्व से पानी का घनत्व अधिक होने पर वस्तु उसमें नहीं डूबती है। देखिए 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम्ब के आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो काम बराबर क्या होता है? यानी कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए यहाँ 2 कूलम्ब आवेश को 10 वोल्ट के विभवांतर द्वारा, यानी विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के जो अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच के अंतर, तो 10 विभवांतर इकला, ठीक है, यानी एक प्रकार से दूरी हो गया। और आवेश कितना है? 2 कूलम्ब है। तो ठीक है, वर्क बराबर क्या होगा? बल, बल को यहाँ आवेश से रिप्लेस कर दीजिए और बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन 10, तो यानी 10 दूना 20 जूल। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी किस गुरुत्वीय त्वरण से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, तो भार आपका दिया हुआ है 200 और द्रव्यमान दिया हुआ है 20। गुरुत्व त्वरण जी निकालना है, 20 से इसको कटा दीजिए। कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो गुरुत्व त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप में क्या होता है? CnH2n-2, एल्किन में CnH2n और एल्केन में CnH2n+2। एन का मान यहाँ पुट करके 2 रखिए। ठीक है, 2 पुट करके देखिए तो CnH2n-2, तो यानी कि C, n के जगह पे 2, H2n, तो यानी कि 2 दूना 4, 4 में 2 गया तो 2, यानी C2H2।
उसके बाद इसमें भी 2 पुट कीजिए, C2H4 आ जाएगा। इसमें 2 पुट करने के बाद C2H6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि पूछ रहा था कि हाइड्रोजन परमाणुओं का सही क्रम है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम, यानी किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु है वो पीछे होगा, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कि C2H6 इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 6 है। कार्बन तो सभी में बराबर ही है C2, लेकिन हाइड्रोजन इसमें 6, इसमें 4, इसमें 2, तो यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एल्केन हो गया। उसके बाद एल्किन, उसके बाद एल्काइन। ठीक, आगे है डॉट की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो देखिए इका सिलिकॉन, जब मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को बनाया था उस समय उसने कुछ स्थान को छोड़ दिया था। ठीक, उस समय ज्ञात वह तत्व तो नहीं कर पाया था, जिसमें कि उसने एक स्थान यह छोड़ा था इका सिलिकॉन के लिए। तो इका सिलिकॉन के जगह पे अभी अगर यदि आधुनिक आवर्त सारणी को देखा जाए तो इसमें जर्मेनियम को रखा गया है। जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या आपका 14 होता है। ठीक, उसी तरह एक और जगह छोड़ा था, उसका नाम था इका एल्यूमिनियम, यानी एल्युमिनियम के नीचे वाला जस्ट जो जगह था, यानी अभी जो जिसमें गैलियम है उसका परमाणु संख्या 31 है, तो उसे इका एल्यूमिनियम नाम दिया गया था। यानी गैलियम के लिए मेंडलीव ने क्या जगह छोड़ा था, मेंडलीव ने छोड़ा था इका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ा था इका सिलिकॉन। ठीक, आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट अंतिम उपधातु है, तो अंतिम उपधातु पोलोनियम हो जाएगा। कितने उपधातु है, 7 है। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो सबसे अंतिम उपधातु पोलोनियम हो गया। ठीक, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो जी का मान यहाँ बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो कार्य करना यानी एक प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी, किसी चीज़ को उठा के एक जगह स्थिर करना। ठीक, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। तो यानी वर्क बराबर वर्क, पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही टाइप का होता है, क्योंकि उसमें भी mg यानी कि वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होना चाहिए, बल गुना विस्थापन। तो mg क्या हुआ, बलन हो गया, यानी कि F बराबर क्या होता है, ma। जब गुरुत्वाकर्षण के साथ देखा जाता है तो m क्या हो जाता है, g से रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो वही हो गया एक प्रकार से बल गुना h, यानी कि हाइट में कुछ हाइट में गया तो विस्थापित हो गया, तो वही क्या हो जाएगा, वर्क बराबर mgh। m दिया हुआ है 13 kg, g दिया हुआ है 10 और h दिया हुआ है 1.5, तो उसको 3.5 यानी 3/2 लिख दीजिए। ठीक, तो आप कटाने के बाद आपका आ जाएगा 195 जूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन के 24 ग्राम में अणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अणु की संख्या बराबर क्या होता है, अणु का द्रव्यमान ग्राम में और अणु का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है अणु का परमाणु द्रव्यमान 12 दिया हुआ है, और कार्बन के 24 ग्राम में 24 ग्राम अणु, तो अणु का द्रव्यमान 24 और अणु के परमाणु द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 12। तो अणु की संख्या निकालना है, अणु की संख्या बराबर 24 में 12 से भाग दे दीजिए, आपका 2 आंसर आ जाएगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है वह होता है क्या, देखिए F बराबर जो होता है Gm1 इंटू m2, या तो बड़ी m लीजिए या छोटी m, और उसके बाद उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बटे r²। तो यहाँ देखिए जैसे दो वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसके केंद्र के बीच से दूरी को मापा जाता है, वही उसका r हो जाता है, यानी कि त्रिज्या हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें होता है कि द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक होता है, यानी कि दोनों का द्रव्यमान अगर यदि द्रव्यमान बढ़ाएंगे देखिए बल भी बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बीच के दूरी के वर्ग के यानी कि
बीच का दूरी r हुआ, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखिए कि त्रिज्या जितना बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ अभी वस्तु है, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बल होगा और वही दोनों वस्तु को बहुत दूर रख दिया जाए तो उसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। त्रिज्या बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से भाग देंगे तो कम मान आएगा। तो वही तो हुआ कि उसके त्रिज्या के यानी कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसका बल क्या होगा, घटेगा, और द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उसका बल भी बढ़ेगा। यानी द्रव्यमान के समानुपाती हुआ और त्रिज्या के वर्ग यानी उसके बल बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। डॉट दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी और समान आकार में होते हैं, तो वह समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि जब तक हम लोग दर्पण के आगे रहते हैं खड़ा तब तक तो प्रतिबिंब दिखता है, हटने के बाद प्रतिबिंब भी हट जाता है। और क्या होता है, समान आकार का होता है, जितना बड़ा हम लोग है उतने बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसमें होता है कि 500 दिखाई देता है। यानी कि दायां हाथ दिखाने के बाद 500 उल्टा दिखाई देता है, दायां हाथ दिखाने के बाद बायां हाथ दिखाई पड़ता है, और बायां हाथ दिखाने के बाद उधर से लगता है दायां हाथ दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये उल्टा नहीं होता है, ये नहीं होता है कि मतलब सिर नीचे चला जाए पैर ऊपर चला जाए, ठीक है। 3 केजी के एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, तो देखिए पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालने के लिए पिस्तौल का वेग गुना पिस्तौल का ही द्रव्यमान एक साइड लिख लीजिए, उसके बाद बराबर गोली का वेग गोली का द्रव्यमान एक साइड लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो इसमें करना है कि दोनों के द्रव्यमान को या तो ग्राम में रखिए या तो किलोग्राम में रखिए, ठीक। तो ऐसा करते हैं हम लोग ग्राम में रखते हैं। 3 केजी का पिस्तौल है तो उसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए, तो यानी 3000। उसके बाद फिर पिस्तौल का हम लोग को वेग निकालना है, तो पिस्तौल का वेग x मान लीजिए। उसके बाद गोली का वेग 150 मीटर पर सेकंड और गोली का द्रव्यमान 20। उसके बाद इसको हल कर दीजिए, 2 शून्य इधर से कटा दीजिए। उसके बाद 15 दूना 30, ये पूरा कट जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड, यानी वेग है मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन गोली जो है गोली आगे की ओर चलेगी, लेकिन पिस्तौल तो पीछे की ओर धक्का लगाएगी ना, तो इसीलिए उसका मान क्या लेना है, निगेटिव में लेना है। यानी कि बल के विपरीत दिशा में वो कार्य कर रहा है, इसीलिए उसको निगेटिव में लेंगे, ठीक है। उसके बाद 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है 20 और विस्थापन है 4, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 होता है, यानी कि 60 का 1/6 10 न्यूटन हो जाएगा। कि आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या 14 है, परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 14 है, को डॉट और डॉट के बीच में रखा गया है। यानी सिलिकॉन के पहले कौन है और सिलिकॉन के बाद कौन है, तो सिलिकॉन के पहले एल्युमिनियम है जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। उसके बाद सिलिकॉन आ गया, उसके बाद आ जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 केजी का एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 25 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा, तो वही सूत्र लगा दीजिए। यानी कि पिस्तौल का वेग गुना पिस्तौल का द्रव्यमान बराबर गोली का वेग गुना गोली का द्रव्यमान। उसके बाद इस पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस में सिर्फ आंसर को लगा दीजिएगा। अगला है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो वर्क बराबर mgh हो जाएगा। m कितना है 15 और g कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ऊंचाई 1 दिया हुआ है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 150 जूल कार्य हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डॉट कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसको अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है, ठीक। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है आपका
साइटोप्लाज्म जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है, अनऑक्सी श्वसन वहीं होता है। और ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? अनऑक्सी श्वसन में जो साइटोप्लाज्म में होता है उसमें देखिए कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, वही अब जो 2 पायरुविक एसिड है, अब उसका श्वसन कहाँ होगा? उसका ऑक्सीकरण अब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पायरुविक एसिड 36 एटीपी में टूट जाता है, यानी प्रत्येक में से 18 एटीपी टूटता है। इसको हम लोग श्वसन चैप्टर में पढ़ लिए हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। 40 से 50 मिनट के अंदर में पूरा श्वसन चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग दैर्घ्य 20 मीटर है। समय अंतराल क्या होगा? तो समय अंतराल देखिए कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है? तरंग दैर्घ्य होता है 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले तरंग के किसी बिंदु जैसे कि संपीड़न या विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहा जाता है। तो तरंग वेग क्या हुआ कि यानी कि एकांक समय में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक में जितना दूरी तय किया उसमें अगर यदि समय से भाग देते हैं तो वो वेग निकलता है। जैसे वैसे हम लोग नहीं देखे थे कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे समय। ठीक, तो वही तो यहाँ भी हो रहा है। तो विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो सीधा सीधी ले रहे हैं तो 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन हो गया, तो वही यहाँ तरंग दैर्घ्य का काम करेगा। तो वेग बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ दूरी को क्या लेंगे? तरंग दैर्घ्य लेंगे। उसके बाद समय हम लोग को निकालना है। अब वेग दिया हुआ है इसका, तो वेग कितना दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 500 मीटर पर सेकेंड बराबर तरंग दैर्घ्य 20 और समय निकालना है, तो 20 से इसको कटा दीजिए। 20 से कटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 1/25 समय। ऐसे देखिए, इसको कटाइए, उसके बाद 25। ठीक, तो यहाँ आ गया 25t बराबर 1, तो t बराबर 1/25। ठीक, उसके बाद यहाँ इसको भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 0.04। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो धारा आपको दिया हुआ है, धारा कितना दिया हुआ है? 0.8 एम्पियर और 5 मिनट दिया हुआ है। आवेश निकालना है, तो देखिए 0.8 एम्पियर आवेश और 5 मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, उससे 60 से गुना कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसको ये साइड लेते जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यानी आवेश बराबर कितना हो जाएगा? 240 कूलम्ब। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। देखिए, ओम मीटर डॉट की एसआई इकाई है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ठीक है, ओम मीटर को ओम और एम से लिखा जाता है। ठीक है, ओम किसकी इकाई है? ओम प्रतिरोध की इकाई है। अब प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर कैसे हुआ? तो देखिए, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों का उपयोग करके जब हम इसको बराबर के फॉर्म में लिखते हैं तो एक रो का चिन्ह आता है, यानी R बराबर L/A। ठीक, रो का चिन्ह आया, यही इसका क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता बोलिए, विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध बोलिए, सब इसी का नाम है। इसी का एसआई मात्रक आपको पूछा गया है कि ओम मीटर किसका होता है? तो प्रतिरोधकता का होता है। तो कैसे अब होता है? देखिए यह कि अगर यदि मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालना, लंबाई को मीटर में सूचित किया जाता है और एरिया में क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई जो भी रहेगा या चौड़ाई जो भी रहेगा उसी का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 2 बार आ गया मीटर, 1 बार मीटर कट गया। तो उसके बाद अब प्रतिरोधकता निकालना, इसको स्थिर रखिए, इसको ये साइड लेते जाइए, तो ओम मीटर बना। ठीक, इसी को ओम मीटर कहा जाता है। तो वही बोला जाता है कि प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, यह धारा की कम मात्रा का विरोध करता है। प्रतिरोध बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध करता है, प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। जैसे सोना की प्रतिरोधकता अलग होती है, चांदी की अलग होती है, तांबा की अलग होती है। ठीक,
किसी तत्व का विद्युत विन्यास 285 है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? विद्युत विन्यास यानी कि उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो परमाणु संख्या उसका क्या होगा? तो देखिए 2, 8, 10, 5, 15। 15 किसका है? फास्फोरस का है। 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इस पे बिठा दीजिए हाफ एम 20 और वी 10 गुना 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसका आपका आ जाएगा 1000 जूल। पृथ्वी पर वजन 200 न्यूटन तो चंद्रमा पर वजन क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी पर वजन 200 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाएगा, तो यानी कि 33.1/3। ये तो वजन हुआ। भार, भार देखिए भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। तो देखिए इसका द्रव्यमान अगर यदि पृथ्वी पर पूछा जाता तो यानी कि 200 भार है, उसका गुरुत्वीय त्वरण से भाग दे दीजिए, तो यानी 1/10 से भाग दिए तो आपका कितना आ जाएगा? 20 केजी आ जाएगा। डॉट ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, तो वो होता है ऑक्सी श्वसन, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका विघटन होता है तो देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या करता है? ग्लूकोज, जैसे हम खानों के द्वारा लिए थे, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उसके बाद 2830 किलो जूल ऊर्जा को निकालता है, ठीक है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अगर यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होता तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? जीव द्रव या साइटोप्लाज्म में होता है। अगला देखिए हाइपर मेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा डॉट लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कल हमने बता दिया 3 तत्वों एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2, 8 और 7, और दूसरा का है 2, 8, 2 और तीसरा का है 2, 8, 8 है। तो तत्व जेड एक डॉट है, तो जेड देखिए एक्स वाई जेड, तीसरा वाला ये है, तो 8, 2, 10, 8, 18। 18 क्या है? ऑर्गेन है, जो कि एक निष्क्रिय गैस है। अगर यदि पहला देखा जाए तो 2, 8, 10, 7, 17 यानी क्लोरीन, क्लोरीन एक अधातु है। और दूसरा देखिए 2, 8, 10, 2, 12 मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। 2 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा? तो वही सूत्र लगा के निकाल लीजिए, यानी कि पिस्तौल का द्रव्यमान ग्राम में ले लीजिए, पिस्तौल का वेग और गोली का वेग, गोली का द्रव्यमान, इसको हल कर लीजिएगा और माइनस में सिर्फ आंसर लगाइएगा, क्योंकि पिस्तौल पीछे की ओर झटका देती है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल क्या होता है? बॉयंस फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल जिसे कहा जाता है। और भार, भार वस्तु सोचता है कि हम नीचे की ओर, चूंकि गुरुत्वाकर्षण उसको खींच रहा है, ठीक, नीचे की ओर जाए, तो लेकिन उत्प्लावन बल जो होता है उस पर विपरीत दिशा से कार्य करता है कि उसे ऊपर रखा जाए। तो उसी को क्या कहा जाता है? कि दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उसके बाद है डॉट बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो देखिए CaO, जिसे क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, उसमें जल को डालिए H2O को, तो वो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना हो जाएगा। देखिए CaCaOH2, तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो वही लिखा गया OH2। इसी को क्या कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। यहाँ तक चूना क्या था? बिना बुझा हुआ था। उसके बाद 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु पर 5 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो देखिए कार्य बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर गुना आवेश, ठीक है। तो विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट और आवेश 5 कूलम्ब है, तो आपका कितना हो जाएगा? 50 जूल। एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है
और भूमि से 1.1 मीटर ऊंचाई अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा समान पर किए गए काम की गणना करें। तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो m जी का मान भी 10 और h का मान 1.1 दिया हुआ है, इससे दशमलव हटा के एक शून्य नीचे आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य घटा दीजिए, उसके बाद कितना हो जाएगा 110 जूल कार्य हो जाएगा। अगला है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डॉट बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो तापमान जैसे हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला देखिए कि 3 केजी की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो पिस्तौल को भी ग्राम में ले लीजिए, तो 3000 गुना पिस्तौल का वेग x, उसके बाद गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, इसको हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकंड। अगला है, कार्य डॉट का गुणनफल है। कार्य जो होता है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है। डॉट ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग में देखिए, ध्वनि में क्या क्या होता है, जैसे एक ध्वनि संचरित हो रही है तो उसमें देखिए कि एम्पलीट्यूड यानी आयाम हुआ कि कितना ऊंचाई तक गया, ठीक है। उसके बाद उसका एक बार जैसे लूप को पूरा करता है उसको क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। और दो सिरिंग के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि और उसके बाद वेग निकालने के लिए क्या होता है, तरंग दैर्घ्य और बटे समय, चूँकि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, ठीक। तो यहाँ देखिए अब क्या क्या इसमें होता है, जैसे कि आयाम, आयाम होता है, ठीक होता है। ध्वनि के तरंग की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो आयाम होता है, हाँ होता है। वेग होता है, वेग तरंग दैर्घ्य बटे समय होता है। आवृत्ति होता ही है, आवृत्ति देखिए कि यानी 1 सेकंड में कितना लूप पूरा किया उसी को आवृत्ति कहा जाता है, तो होती है। और हर्ट जो होता है, हर्ट जो नहीं होता है, आवृत्ति का असाई मात्रक वलो हर्ट जो होता है, लेकिन ये ध्वनि के तरंग की विशेषता नहीं है, ठीक। अगला देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डॉट समूह से संबंधित है। तो 283, 2 8 10 3 13, 13 किसका होता है, एल्युमिनियम। इसका पूछा जा रहा है केवल समूह में, समूह किसको कहा जाता है, ऊपर से नीचे वाले को समूह यानी वर्ग कहा जाता है, और बाएं से दाएं वाला जो होता है उसको, क्षैतिज वाले को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है यानी पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि केवल समूह में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13वां समूह में है। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है, mgh होता है, m 10 g 10 और h कितना 1.2, इसका दशमलव उड़ा के एक नीचे शून्य आ जाएगा, इसको घटा दीजिए, उसके बाद 120 जूल हो गया। अगला है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो धारा आपका दिया हुआ है 0.6, आवेश निकालना है, कितना है 10 मिनट था, हाँ 10 मिनट के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो उसको 60 से गुना कर दीजिए, सेकंड में बदल जाएगा। उसके बाद क्रॉस गुना कर दीजिए, आवेश आपका निकल जाएगा 360 कूलम्ब। उसके बाद अगला है कि क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है, जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है। तो इसका क्लोरीन का एक समस्थानिक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37 होता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या अगर यदि आपसे पूछा जाए तो उसका परमाणु संख्या 17 होता है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है। तो अनबुझा चूना CaO होता है, बुझा हुआ चूना CaOH होल 2, ठीक। तो डॉट एक
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके लिए हमने देखा है कि एल्काइन ग्रुप CnH2n-2 जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एल्कीन ग्रुप CnH2n जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एल्केन CnH2n+2 जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और बाकी सभी असंतृप्त होता है। तो जैसे कि यहाँ देखिए हेक्सेन, सेन, तो यहाँ एल्केन, तो ये तो संतृप्त हो गया। ब्यूटेन, टेन यानी एल्केन, ये भी संतृप्त हो गया। पेंटेन, एल्केन, तो ये भी संतृप्त हो गया। बेंजीन, बेंजीन जो कि असंतृप्त है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चूने सफाई के दौरान CaOH2 दवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डॉट की पतली परत बन सके। तो देखिए कि दीवार पे पतली परत जो बनता है वो CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उसमें देखिए सबसे पहले आप लोग बाज़ार से क्या करते हैं, CaO लाते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं। उसमें से फिर क्या करते हैं, जल को मिला देते हैं। जल को मिलाने के बाद आपका बन जाता है CaOH2, यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब उसको दीवार पे क्या करते हैं, पोत देते हैं। उसके बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। उसके बाद वह कैल्शियम कार्बोनेट चमकने लगता है और जल जो होता है वह पुनः वातावरण में मिल जाता है। एक्टिनाइड की परमाणुविक संख्या डॉट होती है। तो एक्टिनाइड 89 से 103 होता है, जो कि आपके सेट में दिया हुआ है। लेकिन ऐसे होता है कितना, 90 से 103। अगर यदि 90 से 103 रहे तो 90 से 103 लगाना है। अगर यदि 89 से 103 ऑप्शन रहे तो उसको लगाना है। तो उसी प्रकार लेंथेनाइड जो होता है इसका भी होता है 57 से 71, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया हुआ था 58 से 71, क्योंकि इसने क्या किया है, लेंथेनम को हटा दिया है। ठीक है, जैसे कि लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना होता है, 57। ठीक है, इसने लेंथेनम को अलग साइड कर दिया है। ठीक है, और एक्टिनम का परमाणु संख्या 89 होता है, इसको भी अलग कर दिया, इसीलिए 90 से 103 ले लिया। लेकिन ऐसे होता है लेंथेनाइड सीरीज अगर यदि कहा जाए तो उसमें 57 से 71 और एक्टिनाइड सीरीज में 89 से 103 होता है। ठीक, यहाँ देखिए ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज और किसी दिए गए माध्यम में इसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ देखिए वेग बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो वेग दिया आपको 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तरंग दैर्घ्य निकालना है, आवृत्ति दिया हुआ है 200 हर्ट्ज, तो यानी 200 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2 मीटर, यानी तरंग दैर्घ्य मीटर में होता है। किया गया कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा। तो ये एस यहाँ क्या है, एस यहाँ विस्थापन है और cos थीटा यानी कि विस्थापन और बल के बीच का कोण को पूछा जा रहा है। अगर यदि कब सबसे अधिक विस्थापित होगा, तो सबसे अधिक विस्थापित होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगर यदि इसमें 1 से गुना करेंगे, विस्थापित जितना हो रहा है बल जितना लगा रहे हैं तो ज़्यादा मान आएगा। ठीक है, वही अगर यदि 90 डिग्री पे रहेगा तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 आता है। जैसे हम यहाँ cos 90 का मान 0 पुट करते हैं तो पूरे मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। वही कहा जा रहा है कि किया गया कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगला बोला जा रहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी, प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर यदि हम लोग विभवांतर को समान रखना चाहें तो V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो देखिए यहाँ V बराबर IR, R को आप लोग आधा कर दिए। ठीक है, और तो I को क्या करना होगा, दुगुना करना होगा, तभी ये दोनों कट जाएगा, तो यानी IR फिर पुनः बच जाएगा। ठीक, अगला है एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है,
तो कार के त्वरण की गणना करें। त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको घटा दीजिए, उसके बाद समय से भाग देना है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, यानी कि घटाने के बाद आपको 54/10 आया। उसके बाद 5/18, 18 तिया 54, 5 दूना 10, सिर्फ यानी 3/2 बचा। 3/2 का मान कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि यह त्वरण है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। डॉट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। तो वह होता है डायमंड, यानी जिसे हीरा कहा जाता है। यानी प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए, इसको एगो पकड़िए, यहाँ देखिए 3 कार्बन इधर हो गया, 1 कार्बन ऊपर से आया। उसी प्रकार प्रत्येक कार्बन होता है, ठीक है, 4 कार्बन से जुड़ा। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम 15 केजी, भी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 गुना 5 कर दीजिए। उसके बाद हल करने के बाद 187.5 जूल आ जाएगा। उसके बाद है कि एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 केजी के एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल द्वारा प्रतीक्षित वेग ज्ञात कीजिए। तो यानी पिस्तौल का द्रव्यमान गुना पिस्तौल का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग कर दीजिए। उसके बाद फिर सिर्फ यही कीजिएगा कि दोनों को या तो ग्राम में रखिएगा या किलोग्राम में रखिएगा। उसके बाद अगला है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य है 56 जूल और बल लगाया गया 7 न्यूटन। विस्थापन निकालना है, 7 8 56, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 क्या करना होगा, जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो घटाना होगा। तो कैसे, तो यहाँ देखिए, ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, C-0/100 F-32/180 R-0/80 और K-273/100। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि हम लोग को किसका किसका ज़रूरत है, केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलना। तो सेल्सियस वाला उठाइए और केल्विन वाला उठाइए। ठीक है, तो सेल्सियस वाला और केल्विन वाला, तो यहाँ देखिए कि दोनों का 100 तो कट गया। उसके बाद क्या बचा है, C-0, तो जीरो का कोई वैल्यू है ना है। C बराबर कितना बचा, K-273। तो वही बोल रहा है केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में जाना है। तो कितना करना होगा, केल्विन में से 273 घटाना होगा। अगर यदि केल्विन कुछ तापमान दिया रहता कि 310 केल्विन है, उसमें से आपको क्या करना होता, 273 घटाना होता। ठीक, उसके बाद अगला है, कार्बन के डॉट अपरूप में कार्बन परमाणुओं के फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है। तो कार्बन के फुलरिन जो होता है उसमें फुटबॉल जैसी संरचना होता है। इसमें कार्बन की संख्या न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 360 हो सकती है। वही हीरा को देखा जाए तो यह चतुष्फलकीय संरचना बनाता है और ग्रेफाइट हेक्सागोनल संरचना बनाती है। विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश डॉट कूलम होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो धारा आपका दिया हुआ है यानी 0.8 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है क्या, 3 मिनट यानी समय दिया हुआ है। तो कूलम निकालने के लिए Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। तो यानी कि I धारा 0.8 और T दिया हुआ है 3 मिनट, इसको सेकंड में बदल लीजिए। उसके बाद गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 144 कूलम्ब। कूलम्ब को C से सूचित कर दीजिए। उसके बाद अगला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देखिए, जैसे यहाँ पहला देखिए 2 8 10 3 13 13 एल्युमिनियम धातु है। 2 8 1 2 8 10 1 11 सोडियम धातु है। उसके बाद 2 1 3 3 लिथियम धातु है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 6 8 8 क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अधातु है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो देखिए यहाँ दिया क्या क्या है, तो टाइम दिया हुआ है 0.8 सेकेंड। उसके बाद प्रारंभिक वेग जब गिर रही होगी तो 0 होगी। उसके बाद जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण की ओर आ रही है इसीलिए जी का मान प्लस में ही लेंगे। और अंतिम वेग पूछा जा रहा है कि कितना था जब वह टकरा रही थी। तो यहाँ देखिए कि गति के प्रथम नियम से होता है सूत्र कि v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर निकालना है हम लोग को, u कितना, प्रारंभिक वेग 0 और a का मान यहाँ g से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो यानी 10 और t का मान 0.8, इसका दशमलव हटा दीजिए तो नीचे भी 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया तो यानी कि v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा हाफ mv², इसको इस पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है कि डॉट में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। अगर यदि इसी को ग्राम में लिखना होता तो 1000 से गुना कर देते तो आपका इसका -27 में से 3 शून्य खत्म हो जाता, तो यानी कि 1.6 गुना 10⁻24 ग्राम हो जाता। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो ठीक है, यहाँ देखिए विभवांतर आपको दिया हुआ है यानी वोल्ट दिया हुआ है 220 और प्रतिरोध दिया हुआ है 1200 ओम। तो धारा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ इससे इसको कटा दीजिए तो आपका यहाँ 11 और इधर 60, यानी धारा निकालना है तो 11 में 60 से भाग दीजिए। तो 11 में 60 से भाग देने के बाद आपको आ जाएगा 0.18 एम्पियर। इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।